खबर यूएस प्रेसिडेंट और टैरिफ से जुड़ी हुई। दरअसल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को एक बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने आदेश दिया है कि ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स अब कंपनियों को वापस किए जाएं, जो टैरिफ्स के जरिए पैसा वसूला गया है। फरवरी 2026 में, यानी कि पिछले महीने ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला दिया था कि ये टैरिफ गैर कानूनी थे। इसके बाद अदालत ने सरकार को कंपनियों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है और कहा यह जा रहा है कि करीब 130 अरब डॉलर से ज़्यादा टैरिफ वसूला गया था और कुल रिफंड करीब 175 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक देश पर टैरिफ लगाए, हमारे पर भी 50% का टैरिफ लगाया था, और अब जिस तरीके से यूएस की कोर्ट के फैसले सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि एक बड़ी कमज़ोरी उनकी इस ट्रेड पॉलिसी की अब सामने आने लगी है यहाँ पर? नहीं, देखिए, मुझे जब ये कोर्ट का फैसला आया, जो ट्रेड कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद थोड़ा हास्यास्पद सी स्थिति दरअसल पैदा हो गई है, और ख़ास तौर पे ट्रंप के लिए। ट्रंप ने ईरान में, देखिए, जंग शुरू कर दी, इजराइल ने और यूएस ने मिलकर, और उस वॉर मशीन को पैसा, जिस वॉर मशीन को पैसा देने के लिए, आपको याद होगा, अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ ठोका था कि आप रूस की वॉर मशीन को चला रहे हैं, और अमेरिका की वॉर मशीन को यही टैरिफ चलाता जी। अब जो कोर्ट का फैसला आया है, उसके हिसाब से अमेरिका को, अमेरिकन गवर्नमेंट को लगभग जो 3 लाख इम्पैक्टेड जो इंपोर्टर्स थे, उनको 175 अरब डॉलर तक की वापसी करनी पड़ सकती है, रिफंड करने पड़ सकते हैं। और ये ट्रंप के लिए डबल झटका है। इससे पहले फरवरी में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा कि साहब, आपके जो जिस तरह के जो आपने टैरिफ के फैसले लगाए, डबल डिजिट के टैरिफ लगाए, वो सारा का सारा आपका गलत था, आपको उसको वापस लेना पड़ेगा। ये कानूनी तौर पर मान्यता इसको नहीं दी जा सकती। आपको अगर टैरिफ से रिलेटेड कोई फैसला लेना था, टैरिफ लगाने थे, तो उसका रास्ता कांग्रेस थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इस तरह के टैरिफ नहीं लगा सकते। तो एक झटका वो लगा, दूसरा झटका ये लगा। अब इससे ये सोचिए कि होगा क्या। दरअसल पूरा का पूरा जो ट्रंप का प्लान था, वो बड़े लेवल पर यहाँ से फेल होगा। अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और ट्रंप के लिए, दोनों के लिए दरअसल ये बड़ा झटका साबित सिमरनजीत हो सकता है। 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के तले दबी हुई है अमेरिकन इकोनॉमी, और इस कर्ज से निकालने के लिए एक बड़ा जो सहारा राष्ट्रपति ट्रंप को लग रहा था, या मागा के लिए, अपने की साहब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए, उसके लिए ये फंडिंग जाने वाली थी। लेकिन ये अब उनको एक बड़ा झटका है। अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन जो पूरी प्रणाली है, वो तक इसके लिए तैयार नहीं है कि ये 175 बिलियन डॉलर अगर वापस करने पड़ते हैं, तो वो आकर वापस किए कैसे जाएंगे। बिल्कुल। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये जो अमेरिका पर वित्तीय बोझ अब जो पड़ सकता है, वो सिर्फ 175 अरब डॉलर का ही रह सकता है, या इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है? नहीं, कम से कम इतना बोझ तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि सीधा ये आपको वापस रकम करनी पड़ सकती है। इससे इतनी ही रकम अगर अमेरिका को देनी पड़ जाती है, ट्रंप को देनी पड़ जाती है, तो इसके 2-3 असर वहाँ पे दिखाई देंगे। एक तो देखिए, अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट तेजी से बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो बात अभी मैंने की कि 38 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है अमेरिका का, उसको जो चुकाने की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ कमज़ोर पड़ेगी। और इसके उलट होगा ये कि अमेरिकन सरकार को और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है। यानी जिस कर्ज को आप हटाने की सोच रहे थे, कम किया जाए किसी तरह से, वहाँ पे आपका कर्ज आपके ऊपर और लदता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आपको लगता नहीं सर कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा वसूलने का, टैरिफ वसूलने का? कोई और आपको लगता है कि कोई और भी रास्ता? अब उनके पास रास्ता, मुझे लगता है, जो वो ये हो सकता है कि उनको कांग्रेस के रास्ते, जैसा कोर्ट कह रहा है, कांग्रेस के रास्ते वो इन टैरिफ को लगाने की कोशिश करें। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात की इजाज़त देगी? क्या वहाँ जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, क्या वो एक राय इस बात पर हो पाएंगे कि साहब, आप जिस तरह के, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों के साथ डील्स हो नहीं पाई, भारत के साथ भी अभी डील साइन नहीं हो पाई,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद भारत ने भी अपना रुख पलट लिया कि साहब अब पहले पूरा माहौल देख लिया जाए कि होने क्या वाला है। जब एक बार चीज़ें तय हो जाएं कि क्या डील हो सकती है, हो सकता है इससे अच्छी डील मिल जाए जी। तो भारत भी थोड़ा सा रुक कर चल रहा है कि एक बार पूरा देख लिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसी लाग में अपना ईरान के साथ जंग शुरू कर दी। यहाँ भी आपकी एक कॉस्ट है ना, किसी युद्ध को जब आप शुरू करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है जी। आपको डिफेंस का जो स्पेंडिंग है वो बढ़ानी पड़ सकती है, इकोनॉमी पर बर्डन पड़ता है। तो यहाँ अमेरिकन इकोनॉमी पर भारी भरकम बोझ जो है वो पड़ता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये पैसा वापस होता है तो दो तरह की राहतें भी दिखाई देंगी। एक तो जो इम्पोर्टर्स हैं उनको हाथ में पैसा पहुंचेगा तो कंपनियों के कैश फ्लो बढ़ेंगे, कंपनियों की स्थिति बैलेंस शीट थोड़ी सुधरती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अमेरिका का एक बड़ा संकट ये पैदा हो गया था जब आपने टैरिफ लगाए लंबे चौड़े कि अमेरिकन जो आम आबादी थी उसको दरअसल महंगाई का सामना वहां पे करना पड़ रहा था कि हर सामान अमेरिका में पहुंचने वाला हर सामान महंगा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के जो आइटम हैं उससे लेके रिटेल गुड्स से लेके आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके सारी चीज़ें अमेरिका में जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स सब महंगे हो गए। तो अब अमेरिकन लोगों को थोड़ी यहाँ पे राहत मिल सकती है, जिन्हें महंगाई से थोड़ी राहत यहाँ पे मिले। ठीक है सर। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया कि यूएस ने ईरान पर जो अटैक कर दिया, जो दोनों देशों के बीच अब कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर जो वॉर चल रही है, तो जाते जाते एक आपसे कमेंट्री इस पर भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में हमने देखा कि यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया, अब इससे भारत के लिए क्या खतरे हो सकते हैं सर? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कहा जा रहा है कि उसके रास्ते जो भारत को ऑयल गैस जो सप्लाई होते थे ये डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका भारत पर, भारत के लोगों पर, भारतीय परिवारों पर क्या असर होने वाला है? नहीं देखिए, जो गल्फ पूरा मिडिल ईस्ट है उसके साथ लगभग भारत का 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और लगभग 15.5% का जो भारत का टोटल जो ट्रेड है दुनिया के साथ उसका हिस्सेदारी अकेले इसी रीजन से आता है। तो जाहिर तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से या वहाँ पे केवल चीन के जहाज़ों को निकलने की जो इजाज़त दी है, उसके बाद भारत के लिए यहाँ से आने वाले सामान या यहाँ भेजे जाने वाले, भारत इंजीनियरिंग गुड्स भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेजता है, राइस भेजता है, तमाम चीज़ें भारत भेजता है और वहाँ से बदले में हम क्रूड लेते हैं, गैस लेते हैं, तमाम चीज़ें इस रीजन से लेते हैं। तो भारत के लिए एक ये खतरा है, एक बड़ा खतरा है तेल का, जो कि आप समझिए कि जनवरी में लगभग $60 ब्रेंट क्रूड का भाव था, वो अब पहुंच के $84 पर बैरल के आसपास दाम पहुंच गया है। तो सरकार के सामने ये मुश्किल पैदा हो सकती है इंटरमीडिएट टर्म में, अगर ये मतलब बहुत जल्दी अगर जंग नहीं रुकती। और जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है ये 4 हफ्ते चले, हो सकता है ये 8 हफ्ते चले। तो जंग कितनी लंबी चलेगी ये अभी तय है नहीं। ईरान अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं दिखाई देता। हालांकि एक अभी जो आज जो एक स्टेटमेंट आया है वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का कि साहब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अबंडन कर देंगे, मगर आपको उसमें कुछ शर्तें शामिल रहेंगी। अब अमेरिका उस चीज़ के लिए राजी होता है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका एक बार अभी बीच में ये बोल चुका है कि नहीं साहब अब बातचीत आपसे जो है वो हो नहीं पाएगी। बोले वो चाहते हैं हमसे बातचीत करना, लेकिन अब हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो अब अमेरिका जो अपने अमेरिका और इजराइल किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे चले हैं? क्या रिजीम चेंज किए बगैर अमेरिका, मान लीजिए ईरान मौजूदा परिस्थितियों में चूंकि उसका लॉसेस बहुत तगड़े हुए हैं, ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है साहब हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, एक बार फिर से रीबिल्ड कर लें, उसके बाद देखा जाएगा, मौजूदा क्राइसिस को टाला जाए। क्योंकि अयातुल्लाह अली खमेनी साहब का जो है उनकी भी मौत हो गई इस पूरे हमले में। तो ईरान हो सकता है इस चीज़ को टाइम बाय करने की कोशिश करे कि एक बार चीज़ें सेटल होने दी जाए। अमेरिका क्या इस बात के लिए तैयार होगा कि जिस सेटअप को वो बदलना चाहता था, जिस रिजीम को वो चेंज करना चाहता था कि इस रिजीम को बदलना है हमको जी, क्या वो उससे कम ऑब्जेक्टिव पे राजी होगा? अमेरिका या इजराइल दोनों लंबे टाइम से दोनों तैयारी कर रहे हैं कि साहब कहीं ना किसी तरीके से यहाँ हमको सरकार को बदलना है। और
दूसरी चीज, अगर रिजीम चेंज होती है, आईआरजीसी अभी भी स्ट्रांग है, जी। क्लेरिक्स का तबका पूरा का पूरा अभी भी स्ट्रांग है, माना जाता मुश्तबा जो खमैनी है उनको उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी है। तो अगर रिजीम चेंज होता है, दोनों केसेस में मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर रिजीम चेंज होता है तो ईरान में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, वो प्रश्न इसलिए पैदा होता है सिमरनजीत, मैं थोड़ा विषय से बाहर जा रहा हूँ, वो प्रश्न इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमने 2001 में जब 9/11 हुआ, उसके बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, तो 2001 से लेके और अगस्त, शायद 21 अगस्त 2021 तक या ऐसे ही अगस्त 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, लेकिन अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी अमेरिका प्रोवाइड नहीं कर पाया। सरकार बदल गई, पूरी फौज खड़ी कर दी गई, लेकिन जब तालिबान का एडवांस शुरू हुआ तो अमेरिका को अपनी फौज लेकर वहाँ से निकलना पड़ा। यही हाल आप चाहे यमन का देख लीजिए, इराक में जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया, उसके बाद जब दूसरी सरकार बनाई गई, उसके बाद के हालात को जब आप देखेंगे तो 2014 में ISIS का जन्म हुआ। जी। लीबिया में जब गद्दाफी को हटाया गया, फिर वहाँ कोशिश की गई कि यहाँ कोई इंतरिम सरकार बनाई जाए, आज तक लीबिया खुद को स्टेबलाइज नहीं कर पाया। क्या ईरान में इस तरह के एलिमेंट, रेडिकल एलिमेंट्स या टेररिज्म, इस तरह का उभार नहीं हो सकता? स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी ईरान में, ये अमेरिका के लिए और इजराइल दोनों के लिए दरअसल एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको मीट कैसे किया जाएगा, ये समझना थोड़ा सा अभी टिपिकल है, मुश्किल है इस वक्त।